हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्टर में। मैं प्रिया सरफराज स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, यूपी टेट एंड सुपर टेट 2023 में जो आने वाले हैं उसके लिए यह आपका क्लास चल रहा है और यह क्लास नंबर 3 है। देखिए यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, ये क्लास नंबर 3 है। इसमें हम आज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल के बारे में बात करेंगे। हम इन टॉपिकों से केवल उन्हीं प्रश्नों पे या उन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे जिनसे आपके प्रश्न बनने की संभावना है और जहाँ से प्रश्न आते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, यदि आप इस यूपी टेट और सुपर टेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, कल हमने बात कर ले तो हमने वायुमंडल में बात कर लिया, जो एटमॉस्फेयर होता है, एयर होता है। इस टॉपिक पे हमने बात कर लिया था। इसके लिए हमने कल ही आपको जो उसके पहले की क्लास थी उसमें हमने बात कर लिया था, यह लिथोस्फीयर में हमने बात कर लिया था। तो उसके बारे में हम बताएं तो देख सकते हैं आप, ये चित्र के माध्यम से आपको समझना है कि ये देखिए हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है मतलब स्थलमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है और ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है जिसको हम जलमंडल कहते हैं। यह तीनों जहाँ पे मिलता है वहीं पे ही बायोस्फीयर होता है। जीव जंतु या मनुष्यों के लिए यह तीनों चीज़ें, यह तीनों कंपोनेंट, जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर होगा, जहाँ पे लिथोस्फीयर होगा, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे बायोस्फीयर का निर्माण होता है, मतलब कि जैव मंडल का निर्माण होता है। वहीं पे ही मानव जीवन संभव होता है। यह चित्र आपके लिए काफ़ी अच्छा है, चित्र को आप देख लें। इस चित्र को कॉपी में जरूर बनाएं। इसको आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं जैसे कि आप एक डॉट बना लें, यह इस डॉट को आप बना लें। यह जो आपका डॉट है एक गोला, जिसको आप लिथोस्फीयर से डोनेट कर लें, दूसरा वाला आपको हाइड्रोस्फीयर कर लें और तीसरे वाले को आप कर सकते हैं एटमॉस्फियर। इसके जो तीनों का ये क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र बन रहा है, यह जो बीच वाला क्षेत्र बन रहा है, इससे कोई आप हाइड्रोस्फीयर के नाम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले स्थल मंडल पे। क्लास नंबर 3 आपकी है स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। तो बता दें, किसी ग्रह पर जल की कुल मात्रा जलमंडल है। किसी भी ग्रह पर जल की जो कुल मात्रा होती है वह क्या कहलाती है? हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% क्या है? 71% जल है। वहीं स्थल की बात करें तो 29% आपका स्थल है। ये पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। ये दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे। साथ ही जलमंडल में धरातलीय जल, भूमिगत जल, जलवाष्प को शामिल कहते हैं। जलमंडल में धरातलीय जल, भूमिगत जल और जलवाष्प को सम्मिलित करते हैं। धरातलीय जल के स्रोत की बात करें तो जो धरातलीय जल के स्रोत हैं उसमें आपका महासागर आता है, सागर आता है, नदियाँ आती हैं, झील आते हैं, तालाब आते हैं। यह धरातलीय जल के स्रोत होते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात कर लें जल की। तो यदि हम ये जो पृथ्वी पे 71% जल है इसको हम टोटल 100% मानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है चाहे वो जितना भी हो उसको हम 100% मानते हैं। यदि हम पूरे जल को 100% में बांट दें तो यह जल दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है 97% जल, जो कि ये महासागरीय जल है जो महासागरों में पाया जाता है। यह लवड़ी है, यह स्लाइन वाटर है, मतलब ये खारा जल है। और बाकी जो 3% जल है वही शुद्ध जल है, वही फ्रेश वाटर है। इन 3% जल को यदि हम 100% मान लेते हैं तो याद रखेंगे आप, इन 3% को ही हम दो भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका 30% और एक होगा आपका 70%। जो ये 70% है यह ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है, यह बर्फ के रूप में है जो कि अंटार्कटिका में है। और कहाँ पे है? बर्फ के रूप में है, ग्रीनलैंड पर है। तो यह हो गया, ध्यान समझेंगे। टोटल जल को यदि हम, जो कि पृथ्वी पे 71% है, यदि उसको 100% मान लें तो उन 100% में से 3% जल खारा है, सॉरी 97% जल खारा है और 3% शुद्ध है। और इस 3% के को यदि हम 100% मान लेते हैं शुद्ध जल को, तो इस शुद्ध जल का 70% कहाँ पे है? बर्फ के रूप में है, जो कि अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड पे है, मतलब ग्लेशियर के रूप में है। बाकी इस 30% को बात करें तो 30% योग्य जो पानी है यह पीने योग्य है, ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि आपका नदी, झील, तालाब और भूमिगत जल जो हम नल से प्राप्त करते हैं उसमें यह पाया जाता है। समझ सकते हैं, ये देखिए नदी, झील, तालाब इसके रूप में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो हमने स्थल मंडल को जल मंडल को देख लिया। अब हम बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल की बात करें तो हमने अभी भी देखा कि 71% पृथ्वी पे क्या है? 71% जल है, वहीं 29% स्थल है। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो यह जो पृथ्वी की सतह है यह 29% है, जो कि स्थल के रूप में होता है, ठीक है। और पृथ्वी के बाहरी है परत को स्थल मंडल कहते हैं। जिस मंडल पे हम रहते हैं उसी को हम स्थल मंडल की बात करते हैं। यदि हम पृथ्वी है उसको बांटे 3 भागों में, तो यह इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में बांटते हैं। जो हमारा भूपर्पटी है, क्रस्ट है, जो बाहरी परत है, इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। क्रस्ट को आप सियाल भी कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट को क्या कहते हैं आप? क्रस्ट को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम जो तत्व होते हैं इनकी मात्रा काफ़ी अधिक है। अब देखिए जो भूपर्पटी है
भूपर्पटी की बात करें तो भूपर्पटी खनिजों व चट्टानों का मिश्रण है। क्या है? खनिज व चट्टानों के मिश्रण है। यदि हम केवल भूपर्पटी की बात करें तो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। यह एक एलिमेंट है, याद रखेंगे, यह मेटल नहीं है, यह एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है जो कि 28% होता है। तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम है जो कि 8% है, यह धातु है। यदि आपसे प्रश्न बने कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तो वह एल्यूमिनियम है क्रस्ट में। ठीक है। यदि पूरी पृथ्वी की बात करेगा तो पूरी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, लेकिन यदि हम केवल बात करें क्रस्ट की तो उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। यदि प्रश्न पूछ लें कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु में लिख के तत्व पूछ ले तो वह आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि 46% है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मिलने वाला क्या है? सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। मैंने आपको ये भी पहले ही बता दिया है। तो हमने यहाँ पे स्थल मंडल को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जैवमंडल की, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर की बात करें तो पृथ्वी के सतह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो वह जैवमंडल कहलाता है। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले हमने बात कर लिया स्थल मंडल की। ठीक है, स्थल मंडल की। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर केवल स्थल मंडल होता, जल मंडल नहीं होता, मान लीजिए अगर पृथ्वी पर केवल स्थल मंडल होता, जल मंडल नहीं होता, तो क्या बिना पानी के हम जीवन संभव कर पाते? तो पॉसिबल ही नहीं बनती। मान लीजिए यदि जल मंडल होता और स्थल मंडल ना होता तो पानी में हम रह नहीं सकते। मान लीजिए अगर यह दोनों हो, स्थल भी हो जल भी हो, तो क्या हमारा जीवन संभव है? बिना वायु के हम सेकंड भी नहीं रह सकते। अभी एक बैग वायुमंडल से जो भी गैसें खत्म हो जाए हम तुरंत मर जाएंगे। पानी, अगर पानी नहीं तो कुछ दिनों तक हम जिंदा रह लेंगे, लेकिन यदि हवा नहीं रहेगी तो हम मिनटों भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, यह तीनों मंडल जहाँ पे पाए जाते हैं, यह तीनों मंडल जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पे हमारे जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो बायोस्फीयर वह स्थान होता है जहाँ पे मनुष्य का जीवन संभव होता है। इसको आप देखिए, एक मैं चित्र बना दे रहा हूँ, उस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ये हो गया, अगला मंडल आपका एक ये हो गया और एक मंडल आपका ये हो गया। मान लीजिए ये 3 मंडल आपके हो गए। यह आपका लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल हो गया, यह आपका एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल हो गया, यह आपका हाइड्रोस्फीयर मतलब वायुमंडल हो गया। तो आप जो है बीच में आप ये भाग देख रहे हैं, ये जो बीच में आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, यही भाग आपका क्या है? यही भाग आपका क्या है? आपका जैवमंडल है। इसी भाग में क्या होता है? यही भाग आपका है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, तो याद रखेंगे बायोस्फीयर वह स्थान होता है जहाँ पर जीवन संभव हो। यदि आपसे प्रश्न पूछे बायोस्फीयर का निर्माण किन मंडलों से होता है, तो 3 मंडल से होते हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। इन तीनों के निर्माण से ही जैवमंडल का निर्माण होता है जहाँ पे जीवन संभव होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि आप किस मंडल में रहते हैं, तो याद रखेंगे आप कहेंगे हम जैवमंडल में रहते हैं। ठीक है, जैवमंडल में हम मानव रहते हैं। तो यह क्लास आज इतना ही। कल से हम पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बात करेंगे आपसे। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई समस्या आपको आ रही है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कोई भी समस्या आपको हो वह आप बता सकें, जिसको मैं उसको सुधार सकूं। जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।